Cell as the structural and functional unit of life, prokaryotic and eukaryotic cells structure and अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल्स, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला है टिश्यू, दूसरा है सेल, तीसरा है ऑर्गन एंड फोर्थ है ऑर्गेनिज्म। तो जैसा हम लोग को पता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगा यहाँ पर, इसकी बात करने हम लोग सेल की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ and the basic building block of all living organisms. It is the smallest structure capable of performing all the function of life. Now second question हम लोग देखते हैं। Which of the following is the characteristic feature of prokaryotic cells? अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं पहले इसका हम लोग। प्रेजेंस ऑफ अ ट्री न्यूक्लियस, दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, थर्ड लार्ज साइज कंपेयर टू यूकैरियोटिक, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं थोड़ा सा प्रोकैरियोट के बारे में, आखिर एक्चुअली प्रोकैरियोट्स होते क्या है। ठीक है, तो हम लोग को जैसे पता है कि प्रोकैरियोट जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहला, वो था करीब 3.5 बिलियन ईयर पहले। ठीक है, तो एक तरह से लाइफ जो है अर्थ पर आई थी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। तो वहां पर पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना उसको प्रोकैरियोट हुआ। प्रोकैरियोट बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जैसे जो और ऑर्गेनिज्म, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। मेजरली बैक्टीरिया की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया की हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो इसका टर्म है प्रो, प्रो का मतलब होता है पिछला या पुराना, ओल्ड। ठीक है, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोट है वो कैसे हैं, उनके पास जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही पुराने हैं। इट मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है, absent होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, absent होता है। और यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और वो न्यूक्लियोइड क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरह से बाइंड रहता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा न्यूक्लियोइड। ठीक है, एक चीज और याद रखना, ये जो न्यूक्लियोइड होता है यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, absent होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इज absent। ओके, अब ये जो न्यूक्लियोइड के अलावा यहाँ पर एक और ऑर्गन पाया जिसको लोग बोलते हैं 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम। और ये कहाँ पार्टिसिपेट करता है राइबोसोम, हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में, ठीक है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पर कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे और प्लाज्मिड्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, जो डीएनए स्ट्रक्चर ही होते हैं। और ये डीएनए स्ट्रक्चर क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, और इनके पास रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट के अलावा, मतलब इसके अलावा क्या है यहाँ पर, तो न्यूक्लियस है नहीं, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी कई जगह क्या होता है, फोल्डेड फॉर्म में होता है। और इसको, ये जो फोल्डेड फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं इसको। ठीक है, मीजोसोम्स का फंक्शन क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग ऑप्शंस पे आ जाते हैं, देखते हैं कि उससे कितने चीजें मिलती हैं। हाँ, तो प्रेजेंट ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, बिल्कुल नहीं। ट्रू न्यूक्लियस हमेशा कहाँ होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, अब प्रोकैरियोट में ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जो हमारा ईआर होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सारे क्या आते हैं, ये सारे हमारे आते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आते हैं। ठीक है, लार्ज साइज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स।
नहीं, यूकैरियोटिक सेल्स, अगर ये हमारा यूकैरियोटिक कंपेयर के लिए अगर सोचें, ये अगर ये हमारा यूकैरियोट्स है तो ये हमारा क्या है, छोटा सा ये प्रोकैरियोट है। ठीक है, तो यूकैरियोट हमेशा साइज में क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन है लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होता है, वो होता है आपके यूकैरियोट्स में। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक cells do not have a true nucleus. Instead, their genetic material is located in the nucleoid region. Now, third question है genetic material in prokaryote cell is found in the form of, ठीक है, तो प्रोकैरियोट सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो हम लोग देखा था वो नेकेड फॉर्म में होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो होता है इसको हम लोग यूकैरियोटिक कंडीशन में बोलते हैं, अगर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी ड्रिवन क्या है, ऑर्गेनेल, यानी एनर्जी ये देता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, तो ये प्रोकैरियोट सेल्स की बात कर रहे हैं, तो यार न्यूक्लियस क्या है, ये यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। लास्ट है न्यूक्लियोइड रीजन। ओके, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स द जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन द न्यूक्लियोइड रीजन which is not enclosed by membrane. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ऑप्शन है डीएनए विद इन द न्यूक्लियस, ये कैसा होता है, ये हमेशा यूकैरियोट्स में होता है। नेक्स्ट है आरएनए विद द साइटोप्लाज्म, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है करेक्ट। डीएनए विद इन द साइटोप्लाज्म नॉट इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये सही लग रहा है। डीएनए विद इन द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, और वो क्या है, नॉट इनक्लोज इन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट है आरएनए विद इन द न्यूक्लियस, ऐसा कुछ नहीं, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन लोग देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड देयर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म इज अ रीजन, इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियॉइड, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन लोग देखते हैं। विच टाइप ऑफ सेल्स हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था ये कहाँ होता है, यूकैरियोट्स में। ठीक है, एंड अ ट्रू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए, ट्रू होता है, ये भी किसका कैरेक्टरिस्टिक है, यूकैरियोट्स का। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल बिल्कुल भी नहीं, यूकैरियोटिक सेल ओके, बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल बोलो या बैक्टीरियल सेल बोलो, दोनों एक ही मतलब होता है। और आर्कीबैक्टीरियल सेल टाइप ऑफ क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जो हमारे क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो थर्ड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है, इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड a true nucleus that houses the genetic material। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर्की बैक्टीरिया लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। एक चीज याद रखिए, जिससे हमारा प्रोकैरियोट्स है, तो या बैक्टीरिया मान लीजिए प्रोकैरियोट की जगह, बैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया तीन तरीके का होता है, सॉरी दो तरीके का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया, दूसरे बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की जो बैक्टीरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी ओल्ड बैक्टीरिया बोलते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में प्रेजेंट होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये एक्सट्रीम कंडीशंस क्या क्या होते हैं, जैसे टेम्परेचर क्या हो, हाई, बहुत ही हाई क्या हो टेम्परेचर, दूसरा क्या है, बहुत ही लो क्या हो, लो टेम्परेचर हो। ठीक है, इसके अलावा कंडीशन एसिडिक अगर हो,
कंडीशन अगर क्या हो, एल्कलाई हो, ओके, कंडीशन अगर क्या हो, लेट टेम्परेचर हो गया, एसिडिक हो गया, अल्कलाइन हो गया, मतलब पीएच अगर चेंज हो रहा है तो हाई पीएच पे भी ये सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा ठीक, ये जो हाई हाई टेम्परेचर में है या लो टेम्परेचर में पाए जाते हैं। इसके अलावा एसिडिक कंडीशन हो, बेसिक कंडीशन हो, और हार्श कंडीशन में मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट कंडीशन हो, वहाँ क्या होता है, ये आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो अब ये जो आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है, इनमें दो तीन चीजें जो है यूकैरियोट से मिलती है। जैसे एक तो स्प्लिट जीन, स्प्लिट जीन, अभी जो स्प्लिट जीन है इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है इंट्रॉन यानी नॉन कोडिंग रीजन होता है, दूसरा क्या होता है, एक्सॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग रीजन बोलते हैं। ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया में एक चीज याद रखिएगा, जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो चार्ज्ड अमीनो एसिड होते हैं, चार्ज्ड अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं लाइसिन, आर्जिनिन, ठीक है, तो ये क्या है, उनके प्रोटीन्स में हाई लेवल पे प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि ये जो है, जो टेम्परेचर है, मतलब जो हार्श कंडीशन है उस पर ये क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए, जिससे प्रोटीन को जो है फॉर्मली एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, और जो है इनका जो प्रोटीन्स होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्की बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया जिससे हम लोग जो पढ़ते हैं नॉर्मली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया बोलते हैं। तो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और उसके बाद क्या आता है, हमारा यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो आर्की बैक्टीरिया है, ये यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट के बीच का क्या है, एक तरह से लिंक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है, वैसे चीजें क्या प्रेजेंट होती हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए वो 70s 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अभी हम लोग आप लोग से डिस्कस किया सेल वॉल, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होता है यहाँ पर, लगभग सिमिलर होता है, और 70s राइबोसोम होता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, एक पहला है न्यूक्लियस, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है सेल मेम्ब्रेन, लास्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अब्सेंट होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सेल मेम्ब्रेन। तो एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, द सेल मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल फीचर ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल हम लोग बता चुके हैं, अगर यूकैरियोट्स से इसका कंपेयर किया जाए तो वहां पर हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, वो होता है सर्कुलर। जबकि अगर देखा जाए यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में वो कैसा होता है, लीनियर होता है। ओके, लीनियर होता है। तो अब थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं, फिर और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल क्रोमोसोम्स, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन, और लास्ट में प्रेजेंट है सर्कुलर डीएनए। ये चीज जो आपको है कि मल्टीपल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था कि अगर प्रोकैरियोट है तो उसके क्या होगा, एक ही न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। और ये जो न्यूक्लियाइड है ये कैसा होता है, ये लगभग क्या होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, ये जैसे सर्कुलर टाइप का होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, क्रोमोसोम्स की बात आई तो वो है ही नहीं। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है इसके पास, प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन भी नहीं होता है, तो डीएनए उसमें हिस्टोन भी नहीं बचता है। तो लास्ट ऑप्शन बचा है सर्कुलर
डीएनए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट लैक्स हिस्टोन एंड इट इज नॉट इनक्लोज विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which statement accurately reflect the endosymbiont theory of eukaryotic cell evolution? तो यहाँ पे हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है और इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे eukaryotic cells evolved independently of prokaryotic cells. Eukaryotic cells evolved by engulfing other cells that become organelle. ठीक है, तो इसमें जो थियरी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडोसिम्बियोंट थियरी बोल रहे हैं। इसके बारे में हम लोग समझते हैं इंडोसिम्बियोंट का क्या मतलब है। इंडो का मतलब क्या होता है, इनर। सिम्बियोन मतलब सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब होता है, बायोसिस का मतलब होता है इसमें एक होगा आपका होस्ट और एक होगा आपका पैरासाइट। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, बेनिफिट करेंगे। यानी म्यूचुअल जो बेनिफिट होता है एक दूसरे को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। और ये आउटर ना होके कहाँ होता है, इनर साइड। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म में तो दूसरा क्या होगा, उसके अंदर होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोसिम्बियोंट सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका एक जो प्रोकैरियोट है वो इंडोसिम्बियोट्स के थ्रू कैसे यूकैरियोट्स कैसा डेवलप हुआ। तो हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा इसकी थ्योरी के बारे में, कि जो इंडोसिम्बियोट थ्योरी दिया गया था, बेसिकली दिया गया था कि इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स के बारे में दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो थ्योरी दिया गया था, ये थ्योरी दी थी लिन मार्गुलिस ने। ये कब दिया था, 1960s, लेट 1960s में दिया था। और ये जो है ये बोस्टन यूनिवर्सिटी में थी। ठीक है, और अमेरिका में उन्होंने इस चीज को दिया था, प्रपोज किया था। तो सबसे पहले तो ये थियरी ये बताता है कि जो यूकैरियोटिक सेल जो डेवलप हुआ फर्स्ट टाइम, वो एक्ट करता था कैसा, एज अ लाइक अमीबा एक्ट करता। ये है तो प्रोकैरियोट लेकिन एक्ट कर रहा था एज अ अमीबा। तो वो दूसरे जो छोटे प्रोकैरियोट्स थे उनको ये इसने क्या किया, इनगल्फ कर लिया। ठीक है, जब इनगल्फ किया तो ये क्या हो गए, अंदर की तरफ आ गए। ठीक है, अभी जब अंदर की तरफ आए तो न्यूक्लियस में क्या हुआ, यहाँ पर डिवीजन होना शुरू हुआ। ठीक, न्यूक्लियर डिवीजन जिसे हम लोग बोलते हैं। अब वो किसके थ्रू होता है न्यूक्लियर डिवीजन, वो होता है आपके फ्यूजन के थ्रू होता है, बाइनरी फ्यूजन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अमीबा लाइक जो स्ट्रक्चर था, जो फाइगोसाइटोसिस करके अपना न्यूट्रिशन ले रहा था, वो क्या करते हैं कि कुछ और भी चीजों को क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। और वो क्या करता है कि बेनिफिट देता है। जैसे जैसे मान लो अगर अमीबा लाइक स्ट्रक्चर था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक जो हमारा मॉलिक्यूल आया, ठीक है, मतलब प्रोकैरियोट बेसिकली। वो प्रोकैरियोट कैसा था, वो था हमारा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। अब ये जो बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, बीजी एल्गी है, एल्गी नाम है लेकिन है ये बैक्टीरिया। तो ये क्या किया, ये अंदर चला गया। तो ये चूंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा था, तो ये धीरे धीरे इसके साथ क्या हो गया, एडजस्ट हुआ और क्या बना लिया आगे चल के, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और जब क्लोरोप्लास्ट बना और विद इन द सेल बना और ये धीरे धीरे आगे डेवलप हुआ, तो किसमें डेवलप हो गए, ये प्लांट सेल्स। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे साइड में क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया कौन सा था, एरोबिक बैक्टीरिया था। और ये बैक्टीरिया क्या हुआ, इसने इनगल्फ किया
और जो है इसको सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराई। तो इस तरह से यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो है जो है माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बनता है। तो इस तरह से जो इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी है इसमें यही चीज बताया गया कि जो हमारा प्रोकैरियोट्स जो प्रोकैरियोट्स शुरू में थे जो एरोबिक थे और फोटोसिंथेसिस जो करा रहे थे वो दो अलग अलग हिस्सों में डेवलप हुए और एक जो है डेवलप हुआ क्लोरोप्लास्ट में और दूसरा किस में डेवलप हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हुआ। ठीक है। तो अब आप कहेंगे इसके बेसिस पे क्या है हमारे पास कोई एविडेंस है? हाँ बिल्कुल है। और एविडेंस क्या है हमारा? जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, पहला एविडेंस अगर मान लें कि सिमिलरिटीज किसमें है, सिमिलरिटीज इन स्ट्रक्चर। ठीक है। अब सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का जो साइज है, सबसे पहले याद रखिएगा जो साइज है वो लगभग बराबर है किसके, प्रोकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है। और उनका जो डीएनए है, जो डीएनए है वो कैसा है, सर्कुलर है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कंडीशन में भी और प्रोकैरियोटिक कंडीशन में भी। तो एक हो गया साइज, दूसरा हो गया सर्कुलर डीएनए। और यहाँ पे जो सर्कुलर डीएनए का जो टोटल ओवरऑल जो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट का जो क्या कहेंगे रेप्लिकेशन होता है, मतलब ये डुप्लीकेट जो होते हैं इनका जो डिवीजन होता है वो डिवीजन किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के। किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। और ये जो बाइनरी फिजन है ये किस में प्रेजेंट होता है, ये भी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अब बाइनरी फिजन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका स्पिंडल फाइबर्स absent होते हैं। ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, absent होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है बाइनरी फिजन की तरह जो है रेप्लिकेशन होता है या रेप्लिकेट होते हैं ये। ठीक है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम राइबोसोम होता है वो 70s होता है। 70s किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसके अलावा क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें कि जेनेटिक एविडेंसेस की अगर हम बात करें, जेनेटिक एविडेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अपना जो डीएनए है, ठीक है, वहां पर खुद रेप्लिकेशन और कुछ हद तक प्रोटीन सिंथेसिस खुद करते हैं। ठीक है, एज लाइक जैसे हमने प्रोकैरियोट में देखा था। तो प्रोकैरियोट का जो जेनेटिक कोड है लगभग सिमिलर जेनेटिक कोड किसमें होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें, ठीक, तो वो चाहे आपका क्लोरोप्लास्ट हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये दोनों सिमिलर किसके होते हैं, प्रोकैरियोट्स के होते हैं। ठीक है। एक और चीज याद रखना है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और जैसे मैंने बताया था वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए शो करते हैं। तो प्रोकैरियोट भी सर्कुलर करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये प्रोकैरियोट। लेकिन जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है वहां पर क्या होता है, जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ना माइटोकॉन्ड्रियम होता है ना क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट में तो प्रेजेंट है, ना माइटोकॉन्ड्रियम होता है ना क्लोरोप्लास्ट में ना। तो ये ढेर सारे क्या थे, एविडेंसेस थे जिसमें हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई ये जो है एक तरह से इन वहीं से डेवलप हुए हैं, प्रोकैरियोट से डेवलप हुए हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो है जो थियरीज हैं, जैसे एक थियरी है आपका, अच्छा उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ लोग समझते हैं कि ऑप्शन अब देख लेते हैं फिर से। ऑप्शन है यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। इंडोसिम्बियॉन्ट जो थियरी है वो क्या बताता है कि जो यूकैरियोट का डेवलपमेंट हुआ है वो प्रोकैरियोट से हुआ है, नहीं, टोटली नहीं हुआ, हाँ उसके कुछ ऑर्गेनल्स जरूर हुए हैं। यूकैरियोट सेल इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म
बिल्कुल ही ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, ना ऐसा कोई एविडेंस है हमारे पास। यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व इंडिपेंडेंटली ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, बिल्कुल भी नहीं, टोटली इंडिपेंडेंट नहीं होके हुए हैं। उसमें भी कुछ कंडीशंस है, अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लेकिन एक ऑप्शन जो फोर्थ है इसमें है कि यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व्ड बाय इनगल्फिंग अदर सेल्स दैट बिकम ऑर्गेनल। ओके, ऑर्गेनल हो हुए हैं, डेवलप हुए हैं, लेकिन टोटली सेल डेवलप हुआ केवल यूकैरियोटिक के अकॉर्डिंग टू इंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी, ये ऐसा नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देख लें, द इंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी सजेस्ट दैट यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स दैट engulf अदर सेल्स, forming a symbiotic relationship that leads to the development of organelles like mitochondria and chloroplast. Okay, now next question लोग देखते हैं, which organelle is believed to have originated from symbiotic relationship between an ancestral eukaryote and photosynthetic prokaryote। अब यहाँ पे photosynthesis prokaryote की बात कर रहा है। अभी हम लोगों ने याद जस्ट पढ़ा है इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में कि वहां पर जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, ठीक है, वो आगे चल के किस में डेवलप हो गए, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है न्यूक्लियस, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, लास्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो जैसे कि हम लोग को सबको पता है, अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो किस में कन्वर्ट हुआ, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन इज और हम लोग का सही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखें तो क्लोरोप्लास्ट हैव ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडोसिम्बियोसिस ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट विद इन द एंस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, which hypothesis proposed that the nuclear membrane of eukaryotic cells evolve through the infolding of plasma membrane। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हुआ है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, ये किस थियरी, ये कौन सी थियरी हमको बताता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है इंडोसिम्बियॉन्ट थियरी, ठीक है, दूसरा मेम्ब्रेन प्रोलिफरेशन हाइपोथेसिस, तीसरा है मेसोकैरियोटिक थियरी, लास्ट है प्रोकैरियोटिक इवोल्यूशन थियरी। अब एक एक थियरी पे हम लोग थोड़ा समझते हैं, डिस्कशन करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो पहला जैसे इंडोसिम्बियॉन्ट थियरी है, तो इंडोसिम्बियॉन्ट थियरी में हम लोग अभी डिस्कस किए कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट ये कहाँ से डेवलप हुई, प्रोकैरियोट से डेवलप हुई बेसिकली। ठीक है, तो दूसरा है मेम्ब्रेन प्रोलिफरेशन हाइपोथेसिस। अब मेम्ब्रेन प्रोलिफरेशन हाइपोथेसिस क्या है और ये क्या बताता है, देखिए, ये जो हाइपोथेसिस है इसको हम लोग इनवेजिनेशन थियरी भी बोलते हैं, इन्वेजिनेशन थियरी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये थियरी किसने दिया था, मेलर एंड रॉफ ने, मेलर एंड रॉफ ने दिया था। ठीक है, मेलर एंड रॉफ ने दिया था। ये कब दिया था, 1972 में, जब सेल का पहली बार सही से डेफिनेशन आया था, उस वक्त ये दिया गया था। ठीक है, तो ये कहता क्या है, ये मेम्ब्रेन प्रोलिफरेशन हाइपोथेसिस या इन्वेजिनेशन थ्योरी क्या कह रही है, ये कहती है कि वेरियस सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स हैव इवॉल्व बाय इन्वेजिनेशन ऑफ सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे शुरू में, उनमें जो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट था, वो क्या हो गए, वो धीरे धीरे इनफोल्ड हुए, और इनफोल्ड होने के बाद वो क्या हो गए, डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो गए। जैसे अगर यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियस था, हम लोगों ने देखा था प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियॉइड्स होता है। ठीक है, वो न्यूक्लियॉइड्स था। तो उसके चारों तरफ जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये क्या हो गया, एक डबल लेयर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, और ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस हुआ और उसके अंदर हमारा क्रोमोसोम्स आ गया, और बाहर क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो और दूसरी साइड में कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट डेवलप हुआ जो किस में कन्वर्ट हो गया, ईआर में, कुछ किस में कन्वर्ट हो गया, गोल्जी बॉडी में, कुछ किस में कन्वर्ट हो गया, लाइसोसोम्स में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा
क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है, वो सारे कहाँ से डेवलप हुए हैं, मेम्ब्रेन पॉलिफरेशन हाइपोथेसिस के थ्रू मेम्ब्रेन हुए, ठीक है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हम लोग समझ ही गए, यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ से हुआ था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से। और दूसरा है आपका मेसोकैरियोटिक थियरी। अब मेसोकैरियोटिक थियरी क्या होता है, बेसिकली मेसोकैरियोट्स वो जो इन बिटवीन होते हैं आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोट्स में क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो मीजो जो कैरियोट्स है वहां पर जो है न्यूक्लियस तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस यूकैरियोट की तरह होता है, और लेकिन जो उसका डिवीजन होता है वो एमाइटोसिस होता है, एमाइटोसिस होता है, जैसा कि किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। तो एमाइटोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पिंडल फाइबर्स नहीं है, स्पिंडल फाइबर्स क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है मेसोकैरियोट्स के, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शो करते हैं। डीएनए जनरली क्या होता है, लीनियर होता है। जैसे प्रोकैरियोट में लोग देखते हैं कि सर्कुलर होता है, यहाँ पे क्या होता है, लीनियर होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होता है, ओके। इसके अलावा जो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस है वो सिमिलर होते हैं यूकैरियोट्स के। आरएनए का बनना और प्रोटीन का बनना, ये कैसे होता है, जैसे यूकैरियोट्स में होता है, ना कि प्रोकैरियोट जैसा होता है। और जो सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन जैसा होता है। सेल डिवीजन कैसा होता है, सेल डिवीजन होता है आपके बाइनरी फिजन की जैसा, ओके। अब ये बाइनरी फिजन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन प्रेजेंट किस में होता है, मिजो कैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। और मिजो कैरियोट्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें, उसका एग्जाम्पल है आपका डाइनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। तो और जो मीजोकैरियोट जो टर्म है, ठीक है, मीजोकैरियोट जो टर्म है, ये सबसे पहले किसने दिया था, ये दिया था आपके डॉग्स ने, डॉग्स ने दिया था 1966 में। तो ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम से पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो लास्ट थ्योरी आपका है प्रोकैरियोटिक इवोल्यूशन थ्योरी, ये बेसिकली बता रहा है प्रोकैरियोट के इवोल्यूशन कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, यानी एक तरह से लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी थ्योरी है ये। तो इस ये थ्योरी यहाँ पर क्या कहेंगे, सुटेबल नहीं है, तो ये तो पहले से ही आउट है। दूसरा है सिम्बियोटिक थ्योरी में हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का। मेसोकैरियोटिक थ्योरी में हमने देखा कि ये दोनों कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो है यूकैरियोट्स में जो हाइपोथेसिस है वो एकदम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आपका मेम्ब्रेन प्रोलिफरेशन हाइपोथेसिस से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग एक बार जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है, द मेम्ब्रेन proliferation hypothesis suggests that the nuclear membrane of eukaryotic cells evolved through the infolding of plasma membrane leading to the compartmentalization of genetic material, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाउ द यूकैरियोटिक सेल्स अचीव कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ फंक्शंस विद इन द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का ये वर्ड आ गया, ये जो है हमारा जो थियरी था, हाँ, जिसमें हम लोग बोल रहे थे कि मेम्ब्रेन प्रोलिफरेशन होता है, या इन्वेजिनेशन थियरी के थ्रू जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बनते हैं। तो हमेशा इस थियरी को याद रखना है आपको, इन्वेजिनेशन थियरी, ठीक है। रॉफ 1972 में इन्होंने दिया था। तो ये हमेशा याद रखना है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सब कहाँ से, किस थ्योरी के थ्रू आए हैं, इन्वेजिनेशन थ्योरी के थ्रू। ऑप्शन देख लेते हैं, बाय शेयरिंग ऑर्गेनल विथ नेबरिंग सेल्स, बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला है बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर सेल्स, नहीं, ये भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है।
थ्रू द इंडोसिम्बियोटिक अपटेक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, नहीं। और लास्ट है आपका बाय इनफोल्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू क्रिएट इंटरनल कंपार्टमेंट, यस इट इज द राइट आंसर। तो एक चीज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे और समझते हैं कि ये जो थियरी है कि जो हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है, ओके, यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो क्या टोटली इन आपके जो है इंडोसिम्बियोटिक थियरी से आए हैं या फिर जो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आए हैं? तो ये अब एक थियरी चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक थियरी, ठीक है। सिंथेटिक थियरी में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो यूकैरियोट का डेवलपमेंट हुआ है ना, वो दोनों थियरी के अकॉर्डिंग हुआ है। दोनों से कैसे? उन्होंने कहा कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, ये दोनों जो है डेवलप हुए कहाँ से? इंडोसिम्बियोटिक थ्योरीज के थ्रू। इसके अलावा जो इन्वेजिनेशन ऑफ सेल्स मेम्ब्रेन था, उसमें ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सारे कहाँ से स्टार्ट हुए? आपके इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू स्टार्ट हुए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सारे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो सिंथेटिक थ्योरी यही कहता है कि जो टोटली यूकैरियोट का डेवलपमेंट हुआ है इन दोनों थियरीज के अकॉर्डिंग, यानी कुछ इंडोसिम्बियोटिक थियरीज के थ्रू हुआ है, कुछ इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये सिंथेटिक जो थियरी है ये दिया किसने था? ये दिया था डॉबझिन्स्की ने, जॉन जेफस्टी और इटॉल ने दिया था। ये दिया था आपके 1977 में, ओके, ये चीज याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है डी ऑप्शन इस सही था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स अचीव compartmentalization by enfolding the plasma membrane to form membrane bound organelle, allowing specialized function to occur within distinct compartment. Now, next question है, how does the nuclear envelope differ from the plasma membrane in eukaryote? अब न्यूक्लियर जो एनवलप होता है वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे अलग होता है? तो याद रखना है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिंगल लेयर ऑफ लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर ऑफ लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो बाइलेयर प्रेजेंट होता है। इट मींस यहाँ पर क्या होगा, लिपिड बाइलेयर तो रहता ही है, ठीक है, एक लिपिड बाइलेयर ऊपर की तरफ, एक लिपिड बाइलेयर क्या होगा, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिपिड बाइलेयर क्या है, ये डबल लेयर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, वो सिंगल होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला है आपका, द न्यूक्लियर एनवलप लैक पोर्स while the plasma membrane has pores. सेकंड ऑप्शन है, द न्यूक्लियर एनवलप इज अ डबल फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, डबल फास्फोलिपिड बाइलेयर डबल होता है इसमें, while the plasma membrane has a single phospholipid layer। ये आंसर क्या है, सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how does the concept of endosymbiosis contribute to understanding the eukaryotic cell evolution? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, इट एक्सप्लेन द रोल ऑफ राइबोसोम इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है, इट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, नहीं। इट आउटलाइन द रोल ऑफ गोल्जी apparatus इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, नहीं। इट propose that certain organelle were once independent prokaryotic cell, एकदम सही, इंडोसिम्बियोट थ्योरी का यही जो है एक्सप्लेनेशन है, जिसको अभी हम लोगों ने डिटेल में देखा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए, द कंसेप्ट ऑफ इंडोसिम्बियोसिस सजेस्ट दैट certain organelle within the eukaryotic cells such as mitochondria and chloroplast were once independent prokaryote cells that were engulfed by the ancestral eukaryotic cells। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडोसिम्बियोटिक थियरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे आया था, हम लोग को पता है एरोबिक जो है प्रोकैरियोट से आया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट फ्रॉम द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल भी नहीं, ये सिम्बियोटिक थियरी से रिलेटेड है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया वर सिंथेसाइज्ड विद इन द न्यूक्लियस, नहीं, ये न्यूक्लियस में नहीं होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया वर इंडिपेंडेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं है। लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व फ्रॉम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक एंसेस्टर। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सही आंसर है आपका डी। तो इसमें क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना जो है प्रोटीन, मतलब अपना प्रोटीन तो बनाता है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं, न्यूक्लियस से भी आते हैं। ठीक है, तो जो सिंथेसिस हो रहा है और न्यूक्लियस से भी आता है, एक तरह से सिम्बियोसिस शो करते हैं ये, क्योंकि ये क्या करता है, ये एनर्जी देता है सेल को, और सेल इसको क्या देता है, फूड देता है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, द इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी प्रपोज दैट mitochondria originate from symbiotic relationship between ancestral prokaryotic cells and eukaryotic cells, leading to the development of energy producing organelles. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मीजोसोम्स इन द बैक्टीरियल सेल्स। ऑप्शन है आपका माइक्रोसोम लाइक ऑर्गेनल्स, वेसिकल इवॉल्व इन एक्सोसाइटोसिस, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड लास्ट है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बैक्टीरियल सेल में तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा है माइक्रोसोम लाइक ऑर्गेनल, ऐसा भी नहीं होता है। वेसिकल इन्वॉल्व इन द एक्सोसाइटोसिस, चूंकि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ही नहीं प्रेजेंट है, तो ये एक्सोसाइटोसिस का इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो एक ऑप्शन बच रहा है लास्ट, थर्ड, जो इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात ही समझिए कि ये अगर बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसका ये इनर पार्ट है, तो इनर पार्ट पे ही क्या होता है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है आपका मीजोसोम। ठीक है, ये आपका क्या प्रेजेंट होगा, मीजोसोम। तो मीजोसोम्स के अकॉर्डिंग जो है इसका ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन अगर हम दो लोग देख रहे हैं कि मीजोसोम में फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। ठीक है, मीजोसोम्स आर इन्वेजिनेशंस और फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स सच एज बैक्टीरिया, ऑफन प्रेजेंस इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो हमेशा याद रखना है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीजोसोम्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। दे हैव वेरियस फंक्शंस इंक्लूडिंग रोल इन सेल वॉल फॉर्मेशन, synthesis of cell membrane, replication of DNA, equal distribution of chromosomes during cytokinesis, cell division and energy metabolism, एरोबिक रिस्पायरेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ये सारे फंक्शंस प्रोकैरियोट में कौन करता है, मीजोसोम्स करता है, जो काफी हद तक अगर हम देखें एरोबिक रिस्पायरेशन के कंडीशन में, एनर्जी प्रोडक्शन के कंडीशन में देखें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, क्योंकि ये साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कराता है, इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन भी स्टार्ट कराता है, मतलब पार्टिसिपेट कराता है, तो एज अ ये न्यूक्लियस भी थोड़ा सा रिजेंबल करता है। तो मीजोस्फीम के कई फंक्शंस हैं, तो इसको आपको हमेशा याद करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा, मीजोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियॉन्स भी बोलते हैं, कॉन्ड्रियोइड्स भी बोलते हैं, एंड कंसीडर एनालॉग्स टू द क्रिस्टी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के क्या होता है, ये सिमिलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेंट एक्सेप्ट फंक्शन ऑफ मीजोसोम्स। ऑप्शन है पहला डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, एटीपी प्रोडक्शन एंड एनर्जी लोकलाइजेशन। शुरू में तो लगता था कि हाँ ये एज अ प्रोडक्शन कर रहा है एनर्जी का, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करता। बाकी इसमें जितने काम वो सारे यही करता है, मीजोसोम्स करते हैं। मीजोसोम्स आर नो लॉन्गर कंसिडर टू बी द इन्वॉल्व इन एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन। दिस वाज ए प्रीवियसली प्रपोज्ड बाय नाउ डिस्क्रीटेड फंक्शन। थैंक यू। और कोई क्वेरी हो तो हमारे स्टडी क्लिक पे और या फिर जो है मेरे मेल पे आप मेल कर सकते हैं।